पिछले एक हफ्ते में हाथ का दर्द गायब हो चुका है और मैडम के बैक टू बैक 2 व्लॉग आए हैं। जनाब ने भी अपने व्लॉग डाले हैं, लेकिन इनके व्लॉग में कोई अंतर तो होता नहीं, दोनों में एक ही चीजें होती हैं। अब जनाब और मैडम ने इशारों इशारों में क्या क्या बातें कही हैं, बात करते हैं उस सब के ऊपर। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जहां मैडम के अब दोनों हाथ ठीक हैं, या ये कहिए कि जो ट्रॉमा हो रहा था उनको, आई मीन मास्टर शेफ का, मैडम एक बार नहीं दो दो बार ब्लैक एप्रिन में आ चुकी थी, तो उन्हें बिल्कुल डर हो रहा था इस बात का कि अगर वो वर्स्ट यानी कि लास्ट डिश में रहीं तो वो शो से बाहर हो जाएंगी, तब बिल्कुल जो भी इज्जत है वो सब धूल में मिल जाएगी। एक बार तो उन्होंने स्किप करके अपने आप को बचा लिया था, जब ब्लैक एप्रिन का फाइनल चैलेंज हो रहा था तो वहां से वो निकल चुकी थी। एक बार उन्होंने अपनी इम्यूनिटी पिन यूज करी और ब्लैक एप्रिन जो है निकाल दी। अब जब तीसरी बार आ गई थी तो उन्होंने क्विट करना ही सबसे बेहतर समझा। ठीक भी है, कहाँ अपने घर में बिरयानी बनाना और कहाँ ये सब ऐसी ऐसी डिश बनाना जिनका इन्होंने नाम भी ना सुना हो। जब जनाब दिखलाजा चल रहा था तब मैडम का दिमाग बहुत चल रहा था कि किस तरह से क्या क्या चीजें बना के लेके जाएं जो जजेस को इम्प्रेस कर सकें, लेकिन यहाँ मैडम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये मेरे को कहते हुए, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ये फराह, इनका एक क्लिपिंग देखी थी जिसमें ये अपने घर से बिरयानी बना के लेकर आई थी और वेज बिरयानी भी लेकर आई थी, साथ साथ नॉन वेज बिरयानी भी लेकर आई थी, क्योंकि सेट पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो कि वेज बिरयानी खाते हो, आई मीन जो नॉन वेजिटेरियन हो, तो उनके लिए वो दोनों तरह की बिरयानी लेकर आई थी। अब आप समझ सकते हैं, मतलब वो इतनी पोलाइट और अपनी सोफिस्टिकेशन यूज करती है, और हर जगह मतलब वो जनाब जखलाजा वाले सेट पर भी उसका खाना अलग से आया करता था हमेशा। तो यहाँ मैडम के पास बहुत ही अच्छा चांस था, वो बिरयानी जिस तरह से बनाती हैं वही पतीले ले लेकर वहां पे पहुंच जाती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगता है अपने ऊपर डर इतना हावी हो गया था कि ये सब छोड़ के उन्होंने भाग जाना ही अच्छा समझा। चलिए इसको छोड़ते हैं और बात करते हैं मैडम के अदर रिलेशंस की। मैडम ने वहां पर मास्टर शेफ में भी ऐसे कोई रिलेशन नहीं बनाए जिसकी वजह से ये कह सकें कि ये उनके साथ में बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी, या फिर आगे आने वाले टाइम में शो के बाद में भी इन लोगों की दोस्ती बनी रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि जनाब दिखलाजा हुआ था तो जनाब दिखलाजा का भी कोई भी कंटेस्टेंट और कोई भी इनका और कोई कोरियोग्राफर वो अभी तक भी इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो इनके प्रोफेशनल रिलेशन है जो पहले से ही चले आ रहे हैं, आज भी वही चल रहे हैं। अब जो मैं नई बात बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। मैडम की एक ही सहेली है, यानी एक ही फ्रेंड है जिसके साथ में रिश्ता आज तक भी कायम है, और वो इनके घर पे भी आई थी जब बच्चा हुआ था। उसके काफी दिन बाद में आई थी कि मेरे को इससे मिलना नहीं हुआ, तो मैं जो ये मिलने आई हूँ, और वो रुक कर भी गई थी यहाँ पर। आशु नाम था उसका, जो इनके जब ये क्रू मेंबर थी तब से इनकी फ्रेंड है। तो अभी 10 दिन पहले उसकी शादी हुई और उसने अपने फोटोग्राफ्स जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करे। लेकिन आप ही बताइए, पिछले 15 दिन में आपने इनके किसी भी व्लॉग में इनके किसी भी फ्रेंड की शादी का जिक्र सुना कि जब मैडम किसी शादी में गई हो अपनी फ्रेंड की, और वो भी ऐसी खास फ्रेंड, मतलब अगर जाती हैं तो क्या वो जिक्र नहीं करेंगी, क्या वो शूट नहीं करेंगी? लेकिन नहीं, अब मैडम ने इस रिलेशन से भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। आपने इसके अलावा तो मैडम की कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव आता जाता नहीं देखा होगा इनके घर के अंदर। अब इनकी मम्मी का भी जो गृह प्रवेश हुआ है ना, जब बेबी होने वाला था उससे कुछ दिन पहले ही इनका गृह प्रवेश हुआ है। वो बात ठीक है, पक्का घर इन अब दिया गया है, लेकिन गृह प्रवेश इनका उस टाइम पे ही हुआ था। और अब तो भैया इतने दिनों से इनके पापा भी दिखाई नहीं दिए। अब ये बर्थडे चला गया और उसके बाद में फिर ये एनिवर्सरी आई मैडम की, तो दोनों पे ही इवेंट पे वो बिल्कुल नदारद थे। और जिस तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन में मैडम को एक रियलिटी चेक मिला जनाब की तरफ से, जबकि हम लोग तो कितने टाइम से अपने पॉडकास्ट वगैरह में ये सब कहते रहे थे, लेकिन मैडम को एक रियलिटी चेक अपने सामने ही मिल गया और जनाब ने उनके सारे इरादों को पानी पानी कर दी। पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आती, ये वहाँ एंजॉय करने गए थे, सुकून ढूंढने गए थे, और अपनी मेमोरीज को दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए गए थे, या क्या करने के लिए गए थे? इस पूरे के पूरे ओकेशन पर ना ही तो दोनों पूरी तरह से खुश दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ बनावटी हंसी हंस रही है मैडम। साफ दिखाई देता है कि ये बनावटी हंसी है। नहीं, जनाब खुश दिखाई दिए मैडम के साथ में।
मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये बच्चा नहीं होता तो इसे आपस में बात करते तो क्या बात करते। मतलब एनिवर्सरी पे आए हैं, उसके बाद में भी इतना ठंडा बर्ताव है इन दोनों का, जबकि 7 साल इनकी मैरिज को हो चुके हैं और जबकि इनका मिलना तो उससे भी पहले का है। ऐसे लगता है जैसे जनाब कोई इसी तरीके का कोई भी एफर्ट करते नहीं है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनाब ने इंसिस्ट किया कि नहीं हमें जाना है जाना है जाना है, हमें ट्रिप के ऊपर जाना है। दूसरी तरफ मैडम ने अपने आप ही पोल खोल दी कि भाई ये वाला ट्रिप जो है उन्होंने प्लान किया है, सारी बुकिंग वगैरह उन्होंने कराई है और उन्होंने ऑर्डर्स देके ये सारे डेकोरेशन वगैरह कराई है। यहाँ ऐसा लगता है सारी की सारी पैम्परिंग जो है मैडम के हिस्से में आई है, मैन चाइल्ड की, जबकि जनाब को सिर्फ बच्चे को लेते रहना है या फिर अपने बालों में हाथ निकालते रहना है। कभी जिम्मेदारी लेना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही अजीब लगता है कि एक लेडी उस रूम को सजवा रही है और एक जेंट्स को सरप्राइज दे रही है और जेंट्स जाके देखता है कि सुहाग की सेज सजी हुई है। भाई वाह, शर्म आनी चाहिए ऐसे जेंट्स को। तो ये नॉर्मली जो है लेडीज शर्माती हैं ऐसे किसी मोमेंट के लिए, इसी किसी वक्त के लिए, लेकिन यहाँ तो भी जनाब हैं, जनाब तो जनाब हैं। और यही नहीं, जो डेकोरेशन कराई गई है उसमें बहुत सारे बैलून्स पड़े हुए हैं। उन बैलून्स को किसके लिए, ये बोल तो ये रहे हैं कि बच्चे के लिए वो बैलून्स हैं, जबकि वो डेकोरेशन का पार्ट था। और उसके ऊपर भी बच्चा तो था, इरिटेट हो रहा था, वो सब डर रहा था उन बैलून से, लेकिन जनाब ने वो खेल के दिखाया बैलून्स के साथ में कि लग रहा था ऐसा कि बच्चे को कम और जनाब को ज्यादा मजा आ रहा है। तो जरूर ही, जैसे मैडम कह भी रही थी कि ये दोनों के दोनों ही ये काम जो किया है ये इन दोनों मैन चाइल्ड के लिए किया है। एक बच्चा है, एक मैन चाइल्ड है, तो दोनों बच्चे आराम से वहां पे सुकून से खेलें, गुब्बारों के साथ खेलें, बॉल के साथ खेलें। सच पूछो तो जनाब ने यही तो काम किया है अपने बेटे के साथ में, सिर्फ बॉल से ही खेले हैं। ये कोई लग ही नहीं रहा कि ये लोग एनिवर्सरी पे आए हैं किसी भी तरीके से। कोई रोमांटिक एंगल उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी ऐसा इमोशनल चीजें नहीं दिखाई दे रही। भाई ऐसे ही अगर टूर पे जाना था तो फैमिली को साथ में ले आते, कमरा तो तुम्हारे अपने घर में भी है, इतनी प्राइवेसी तो तुम्हारे अपने रूम में भी है। तो क्या ये भी एक स्पॉन्सर्ड टूर था जो कि दिया जाता है नॉर्मली सेलिब्रिटीज को अपने प्रमोशन की वजह से, इसीलिए इन्होंने इधर उधर ना जाके डेला जाना चुना। और देखो मैडम का एक सवाल था कि आप ये बताओ, आप मुझे दुनिया में मतलब कहीं पर भी, इस यहाँ पर या कहीं पर भी, आप मुझे कहाँ ले जाना पसंद करोगे। जनाब के मुंह से जो सबसे पहले निकला, इनके वो वाले टूर निकले जो कि स्पॉन्सर टूर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले नाम निकला उनके मुंह से दुबई, जब 2-3 नाम पूछे गए तो उसके बाद में स्विट्जरलैंड तक पहुंच गए जनाब। लेकिन एक बात बताओ, ना तो जनाब के मुंह से ना मैडम के मुंह से एक बार भी उमराह का नाम नहीं निकला। ऐसे लगता है ये चीज तो इनकी दूर दूर तक लिस्ट में कहीं पर है ही नहीं। जबकि आप देखें जितने भी मुस्लिम सेलिब्रिटीज हैं या व्लॉगर्स हैं, वो सारे के सारे अधिकतर जो है उमराह होकर आए गए हैं। चाहे हमारे फिल्म स्टार्स हो, यानी तीनों खान, यानी सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, ये सभी लोग अपना उम्रा करके आ चुके हैं। व्लॉगर्स की बात करें तो चाहे ये बैजू हो या निदा हो, गौहर खान, और गौहर खान के जो देवर हस्बैंड ये लोग हैं, ये लोग तो कई बार जा चुके हैं। तो इनको कभी भी ये ख्याल मन में क्यों नहीं आता कि इनको भी उम्रा जाना चाहिए या अपनी अम्मी को लेके जाएं उम्रा के लिए। अब मैडम पूरी तरीके से मुस्लिम हो गई हैं या नहीं हो गई हैं ये उन्हें पता होगा, लेकिन जो दिखाई देता है उससे तो अगर हमसे पूछे तो हम तो कहेंगे नो, ये सब जो दिखाती है मैडम ये सब बनावटी है। लेकिन जनाब का क्या, जनाब तो अच्छी तरह जानते हैं, या जनाब ये सब चीजें भूल चुके हैं बिल्कुल ही। कभी भी जनाब और जनाब के मुंह से कभी भी ये निकल कर नहीं आता कि वो उम्रा जाएगा चाहते हैं या उम्रा जाएंगे। भाई कैसी विश लिस्ट है इनकी, दुनिया की जगहों के नाम ले रहे हैं, लेकिन जो नाम लेना चाहिए वो नाम इनकी जुबान पे कभी नहीं आता है। और इसके बाद जब मैडम पूछती हैं कि भाई तुम अगर मेरे लिए कुछ करना चाहो तो कैसे करोगे, क्या करोगे, उनका इशारा अपने डेट के लिए था। तो डेट के लिए जनाब ने कितने आराम से कहा कि भी मैं तुम्हें एक कैंडल लाइट डिनर पे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे बस म्यूजिक हो, हम लोग हों और कोई ना हो, और तुम्हारी बातें हो और मैं तुम्हारी बातें सुनूं। ये सुनते ही पूरी तरह से तड़प उठी मैडम। भाई कब 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 करोगे तुम। और व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स सबसे शिकायतें होने लगी, भाई ये देखो मेरे को लेके नहीं जाते हैं, ये झूठ बोलता है, ये आदमी मेरे को बल्फ देता है, ये मेरे को लेके नहीं जाता, कब लेके जाएगा, आप पूछिए इसे, नेशन जानना चाहता है ये कब लेके जाएगा। मैडम पहले तो ओवर एक्टिंग करना बंद करो, और दूसरी बात, इस हालत की जिम्मेदार आप खुद हो।
देखिए, अपनी लाइफ ऐसे चलती रहती है। मैं अब आम बात कर रहा हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन की बात करता हूँ। देखिए, शादी के बाद में जब कुछ साल गुजर जाते हैं तो बिज़ीनेस इतनी आ जाती है लाइफ के अंदर कि लाइफ जो है नॉर्मल से अलग हटके हो जाती है, और तब ये सब चीज़ें जो बहुत पीछे रह जाती हैं, कैंडल लाइट डिनर और ये सब चीज़ें, या आउटिंग पे जाना, ये सब करना, ये आसान बात नहीं होती मेंटेन करना या फिर इसको मैनेज करना। तो ऐसे में हस्बैंड को कोई ना कोई इस तरह के ट्रिप या इस तरह के सरप्राइज़ेज़ प्लान करने चाहिए, और तभी जाके लाइफ जो है आपस में बहुत अच्छी हो पाती है। और अगर कभी ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड नहीं कर पा रहा, तो उसको बात करनी चाहिए, वाइफ से बात करनी चाहिए, यानी सॉरी वाइफ को उससे बात करनी चाहिए। और ये हो सकता है कि भी बिज़नेस की वजह से वो मैनेज नहीं कर पा रहा हो, तो उसको इस बात को डिस्कस करना चाहिए कि कैसे करके मैनेज किया जा सकता है। अब हम काफ़ी दिन हो चुके हैं तो हमें जाना ही चाहिए, और फिर भी स्ट्रिक्टली डिनायल मिलता है तो उसको जोर भी देना चाहिए। आई मीन उसको प्रेस करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि नहीं, 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 ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, इतने टाइम हो चुके हैं, ये गलत बात है, हमको थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना ही चाहिए। तो मैडम इसमें कोई हार्म नहीं है, अगर लगता है कि लप्पू जो है कुछ भी करने को तैयार नहीं है और कुछ भी आपकी परवाह नहीं करता, कोई किसी तरह की पैम्परिंग नहीं करता, तो ये टाइम है जब आपको बोलना चाहिए, जब आपको गुस्सा करना चाहिए, आपको करवाना चाहिए। चलिए लौट कर वापस आते हैं इनके ऊपर, और कितना ज़्यादा ओवर एक्टिंग और कितने ज़्यादा स्क्रिप्टेड करके दिखा रहे हैं कि भाई मेरे को फ्लाइट में बड़ा डर लगता है और इतनी लंबी फ्लाइट मैं नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि मेरे को ही डर लगता है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, और वर्ड बोल रहे हैं एंजाइटी। भैया एंजाइटी क्या होती है समझ लो पहले। हद तो जब होगी जबकि मैडम का भी नाम ले दिया कि मैडम को भी एंजाइटी होती है, मैडम को भी प्रॉब्लम होती है। फ्लाइट के अंदर जब दुबई गए थे तभी इन्हें प्रॉब्लम हुई थी। आप जनाब पूरी तरह से दोबारा से अपने व्लॉग देख लो दुबई के, आपको लगेगा कि एंजाइटी हो रही है, मैडम को कोई प्रॉब्लम हुई है, जबकि जनाब ही ये याद दिला रहे हैं कि तुम तो केबिन क्रू थी। तो भाई सवाल ये उठता है, जब केबिन क्रू होने पर आप इतनी सारी फ्लाइट्स रोज की रोज लेते थे तो आपको डर कैसे लगेगा। पर इस बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों करके मैडम को तब डर नहीं लगता था लेकिन अब डर लगने लगा है, कि तब जो है डर कम करने के लिए उनके साथ फ्लाइट में कोई और होता था इसलिए उन्हें डर नहीं लगता था, और आज जब फ्लाइट में जाते तो जनाब के साथ तो भाई आप समझ सकते हो। मैडम के से एक सवाल पूछना चाहिए, मैडम पहले वाले के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थी या इस वाले के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। आप में से कोई अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैडम की कंफर्टेबिलिटी किसके साथ ज्यादा थी, पहले वाले के साथ में या बाद वाले के साथ में। और समझ में नहीं आता अपनी फजीहत कराने के लिए ये वाला क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत थी कि वो कौन सी चीज थी जिसमें आपने मेरे अंदर बीवी मटेरियल देखा। भाई हर वाइफ जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ऐसा समझती है कि उसके बारे में बहुत तारीफ की जाएगी, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी आदतों के बारे में, और अपने प्यार के बारे में कि हस्बैंड उससे कितना ज्यादा प्यार करता है जिसकी वजह से वो शादी करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन ना 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 ना, यहाँ पे तो ऐसा कोई भी आंसर नहीं था। सच पूछो तो याद कीजिए तब ये जो है पहली मैरिज में थी, और पहली मैरिज में ही ये वो सीरियल करी थी जब जनाब के साथ मिली थी। तो अब ऐसे टाइम में जब दूसरा आपको साथ में पार्टनर दिखाई दे रहा है कि वो किसी की बीवी है, तो भैया वो तुम्हारे लिए बीवी मटेरियल कैसे सोच सकते हो। ये तो क्वेश्चन ही पूरा तरह से बेईमानी भरा है। दूसरे की बीवी को ये देख कर कैसे सोच सकते हो कि ये मेरी बीवी बन जाए। भाई इस्लाम के कौन से चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि आप दूसरे की बीवी को देखें और उसके बाद में इस तरह की तमन्ना करें। ना शर्म आई मैडम को ये सब सवाल पूछते हुए, क्योंकि वो जो कंडीशन थी जिस कंडीशन में इन्होंने मैरिज की थी वो कंडीशन कहाँ से जस्टिफाई करेंगी ये, जबकि एक मैरिज में ये चल रही थी और उसको तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनाब से मिलने के बाद में इन्होंने सोचा। पर उस वक्त जो एक बच्चे की बात थी वो भी साथ में बीच में थी। तो ऐसे में इस विषम परिस्थिति में या ऐसे परिस्थिति में कि जहाँ आप इस तरह के फंसे हुए हो, एक तरफ मैरिज है एक तरफ बच्चा है, उसके बाद में आप इस सब के बारे में सोचोगे। भाई ऐसा जिगरा बस मैडम का ही हो सकता है। ये थी वास्तविकता वाली बात। लेकिन जनाब ने ऐसा क्यों चुना, उसको बीवी मटेरियल क्यों चुना। बीवी मटेरियल इसलिए चुना क्योंकि उनके घर के अंदर कुछ भी नहीं था और वो मुंबई में स्टेबल भी नहीं हुए थे, ना घर था रहने के लिए, ना प्रॉपर ये था कि भी किस तरह से स्टेबिलिटी उन्हें मिलेगी। तो स्टेबिलिटी उन्हें मैडम में दिखाई दी, और मैडम के साथ में जो पींगे बढ़ी तो उसके बाद में मैडम के फ्लैट में ही रहना शुरू कर दिया। यानी कि जनाब जो है लिविंग रिलेशन में मैडम के साथ में रह रहे थे, और फैमिली कहाँ थी,
फैमिली थी भोपाल में, तो अपनी फैमिली को किसी भी तरीके से मुंबई लेके आना था, लेकिन अपने ऊपर तो छत थी नहीं, तो कहाँ से अपनी फैमिली को ले आते? अपना करियर भी स्टेब्लिश नहीं था, तो कहाँ से ले आते? ये सारे के सारे काम किसने किए? मैडम ने किए। तो यहाँ बीवी मटेरियल नहीं दिखा, तिजोरी मटेरियल दिखा। यहाँ जनाब को दिखाई दिया कि इसके पास पैसे हैं, ये मेरा सब कुछ ये करेगी और मेरे सारे खर्चे अपने ऊपर लेगी, तो इसलिए जनाब ने ये डिसीजन लिया कि भाई चलो भाई यहाँ मैरिज करते हैं और यही फायदे का सौदा है। और शादी से पहले ही खुद तो मतलब जनाब रिलेशनशिप में रह ही रहे थे, और शादी से पहले ही ये अपनी फैमिली को भी वहीं पर ले आए और वहीं पे एक दूसरा फ्लैट दिलवा दिया गया, जिस फ्लैट के अंदर माँ और ये सब लोग रहते थे, मतलब इनकी अम्मी, डब्बा और ये सब लोग जो ना वहीं रहते थे। इन सब के यहाँ आने के बाद में मतलब मैडम पूरा का पूरा खर्चा उठा रही थी, ऊपर का भी और नीचे का भी, तब जाके ये शादी का अरेंजमेंट हुआ था। उसमें भी जो कहा जाता है, ये बताया गया था कि मैडम फिर दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी की वजह से मैडम की मदर जो है, मतलब जिसको ये ब्लैक पैच कहती हैं, अगेन उन्होंने अपना रोल निभाया माँ का और इनको फोर्स किया कि नहीं तुमको ये शादी करनी पड़ेगी, तब जाके मैडम से शादी हुई थी। ये पूछना कि बीवी मटेरियल उसको कब लगा, ये तो बिल्कुल ही बेईमानी है, सिर्फ और सिर्फ बैंक बैलेंस दिखाई दिया था। और जनाब ने वो कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जो कि मैडम चाहती थी, और जो क्वेश्चन का आंसर दिया वो डिप्लोमेटिक तरीके से यही दिया, अपने वाला दिया, अपना कारण बताया कि मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे ऊपर बसाना चाहता था और तुम उनको प्यार लुटा रही थी पूरी तरीके से, ये चीज़ मुझे पसंद आई और इसलिए मैंने किया। ये चीज़ नहीं देखा जो पहले वाली फैमिली थी उसमें सास के साथ इसके रिलेशन क्या थे, घर वालों के साथ रिलेशन क्या थे, ना ना ना, पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि भैया ये मेरी माँ को, मेरी बहन को, इन सबको बहुत अच्छा रखेंगी। और उन दिनों मैडम बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कर भी रही थी, डब्बा की, अम्मी की, इन सब की बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करती थी। और दूसरा क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा बेइज्जती भरा था, जो मैडम ने पूछा कि अगर तुम्हें मुझे कोई सुपर पावर देनी हो तो तुम मुझे क्या सुपर पावर देना चाहोगे? तो जनाब ने सुपर पावर के आंसर में कहा कि मैं तुम्हें वो सुपर पावर देना चाहूंगा जिससे मैं एक हफ्ते के लिए तुम्हें दिखाई ना दूं। मतलब जनाब उससे इतने पक गए हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाई ना दूं और मैं अपनी मौज मस्ती करूं, मुझे तुम्हारी टर और टप टप कुछ भी नहीं चाहिए। इससे भी पहले जनाब ये बात कह चुके हैं कि मर्दों वाली हंसी है, मर्दों वाली बातें हैं। वैसे भी मैडम की जो लाफ्टर अटैक है उससे कौन बचना नहीं चाहेगा, कि अपने बच्चे तक को कह चुके हैं कि बेटा तू भी आदत डाल ले इस मर्दों वाली हंसी की। तो यार इतना बेइज्जत कौन करता है? क्या सचमुच में लगता है कि इनके बीच में जो रोमांटिक जो बिल्कुल एक होता है वो कुछ दिखाई दे रहा है? ये सारी बातें इस बात को दिखाती हैं कि जनाब बिल्कुल पक गए हैं बुरी तरीके से और अपना स्पेस चाहते हैं। और जो कसर रह गई थी थोड़ी बहुत, वो दूसरे वाले क्वेश्चन ने पूरी कर दी, यानी लास्ट क्वेश्चन ने पूरी कर दी कि अगर हम एक गाड़ी में बैठे हुए हो और वहाँ ट्रैफिक हो और वहां पर बहुत ज्यादा मेरी बक 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 चल रही हो, और उस टाइम तुम क्या पसंद करोगे? मेरी बक बक सुनना पसंद करोगे या अपना फेवरेट गाना सुनना पसंद करोगे? अरे यार ये तो किसी और कॉमन मैन से भी पूछ लोगे तो यही कहेगा कि अगर कोई बक बक कर रहा है तो उसकी बक बक मैं नहीं सुनना चाहता, मैं अपना फेवरेट गाना सुनना चाहता हूँ। यहाँ तो जनाब ने भी सीधे सीधे मुंह पर कह दिया कि मैं तो अपना फेवरेट गाना सुनना चाहूंगा, मैं तुम्हारी बकबक नहीं सुनना चाहता। यानी जनाब बिल्कुल भी मैडम को बर्दाश्त करने लायक नहीं समझते हैं। यार इतनी बेइज्जती होने के बाद में भी उसको व्लॉग में डाल दिया। मैडम की बहुत ज्यादा हिम्मत है और इसी हिम्मत की वजह से मैडम की ये दिनों दिन यही हालत होती जा रही है। जनाब ने और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ऐसा हो सकता है कि मैं गाना बहुत तेज बजा दूं और तुम्हारी बकबक भी सुनता रहूं। इससे भी साफ समझ में आता है कि वो किसी भी हालत में उस बकबक को सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ गाना अगर होगा तो वो बकबक भी झेल लेगा। और ये है इनका एनिवर्सरी व्लॉग। भाई एनिवर्सरी अगर देख रहे हो लोग बाग जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है या एनिवर्सरी वो जाते हैं और अगर इनका व्लॉग देख लें तो उन्हें इनसे क्या मिलेगा? ऐसे मिलेगा कि हाँ इन्होंने कोई आपस में किसी तरीके से इंटीमेट हुए हों, किसी तरह से इमोशनल हुए हों, कोई पुरानी मेमोरीज जिन्होंने याद की हों, या अपने फ्यूचर के बारे में कुछ और ज़्यादा आशावान दिखाई देते हों। कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो। मतलब ऐसा लगता है कि जबरदस्ती ये यहाँ पर घर से चले आए। इस तरह के व्लॉग तो ये अपने घर में भी बैठ के बना लेते हैं, दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और आराम से बतियाते रहते हैं, तो ये व्लॉग तो वहां पे ही बन जाते हैं। इसे कौन कह सकता है कि ये इनका एनिवर्सरी व्लॉग था? और मैडम ने तो अपनी अकल चला के हद ही कर दिया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेके चली आई कि भाई चलो मैं ये कंटेंट देती हूँ
और ये सब क्वेश्चन आंसर करते हुए इतना बनावटी और इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करके दिखा रही थी मैडम कि कहीं से भी ये रियल ही नहीं लग रहा था कि जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन किया ये कहीं से भी रियल था या एक दूसरे को जानने की और ज्यादा कोशिश करे। अरे 7 साल बाद में तुम एक दूसरे को नहीं जान पाए। और लास्ट में मैडम ने अपने आप को बहुत ही मंदबुद्धि शो किया कि भाई मेरे को तो इसने जो ना बेवकूफ बना दिया, मेरे को सुपर पावर चाहिए थी और सुपर पावर जो है अपने पास रखी। ऐसी सुपर पावर जिसमें उनको कोई भी फायदा ना हो तो सुपर पावर कैसे हो सकती है। और यहीं पे इसने डब्बा वाली कॉपी करी और सारा सारा वजन किस पे डाल दिया, दर्शकों पे डाल दिया कि आओ 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 मेरे व्लॉग पे कमेंट करो और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाओ और फिर मैं कहूंगी आकर कि मेरा व्लॉग जो है फिर दोबारा से ट्रेंड में चला गया था। मैडम ट्रेंड में जाने का मतलब क्या होता है? आप कहाँ से मतलब इसको ट्रेंड में ले आते हो? व्लॉग के नीचे ना व्यूज आते हैं ठीक से और अब तो कमेंट भी बहुत बुरे बुरे आते हैं और उसके बाद में आप ये कहते हो कि ट्रेंड में आ गया। व्लॉग के नीचे के कमेंट भी यही बताते हैं कि लोगों को कितना व्लॉग पसंद आया। अब इसे अंदाजा लगा लीजिए मैं 3 दिन बाद में ये व्लॉग का जो रिव्यू कर रहा हूँ और 3 दिन बाद में भी मैडम के जो व्यूज हैं 5 लाख पे अटके हुए हैं। अभी भी मैडम का व्लॉग जो है 1 मिलियन नहीं हो पाया। तो ये वो मैडम है कि जिनके व्लॉग जो ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। चलिए अभी इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एनिवर्सरी व्लॉग ऐसे ही होने चाहिए? क्या इन दोनों के बीच की जो इंटीमेसी है वो कहीं पे भी दिखाई दी? जो केमिस्ट्री होनी चाहिए वो कहीं पर दिखाई दी? क्या मैडम का इतना ज्यादा इग्नोर करना जनाब का बिल्कुल भी सही है? और मैडम जानबूझकर इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं? इन सब चीजों के ऊपर आपका क्या विचार है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।